ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हमारा बचपन तो बीता एक ऐसे दौर में जहां पर हम कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा कहते रहे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज की तारीख में अगर मैं कुछ देखना चाहूं तो वहां पर यह विभाजन खत्म हो चुका है और उसके लिए आपके जैसे कलाकार जिम्मेदार हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, इस कतार में बहुत सारे लोग हैं हमसे पहले जिन्होंने वो अभिनय को और फिल्म मेकिंग को उस तरह से जिंदा रखा। और मुझे जेन्युइनली सच बताऊं, मुझे कभी समझ में नहीं आया ये चीज़ कि ये आर्ट फिल्में और ये क्या होती हैं, क्योंकि वो टूटता रहा वो हमेशा। जिनको लोगों ने आर्ट फिल्म बोला, आई एम श्योर अभी तिवारी जी बहुत बढ़िया गाना गा रहे थे। मैं भी था, उस फिल्म का हिस्सा रहा। शाहिद खान प्ले किया था मैंने। तो हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि वासीपुर हम कोई आर्ट फिल्म बना रहे हैं, वो थी भी नहीं। और ना हमने सोचा था कि ये कमर्शियली हिट होगी। exactly, फिल्म मेकिंग थी। वो डिफरेंस खत्म किया गया है जी। आई थिंक सबसे खूबसूरत चीज ये हुई है सिनेमा में कुछ सालों में कि इस बात का कम ख्याल रखा गया है कि ये फिल्म जो सुंदर सिनेमा बना है कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। बेसिक स्टोरी टेलिंग को मद्देनजर रख के राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने काम किया और वो सबको पसंद आया, तो फिर थोड़ा हौसला बढ़ा। ये पीछे जो आपके किरदारों के चेहरे हमने लगा रखे हैं, ये आपके शेड्स बताते हैं। सबके पीछे एक कहानी होती है, कहते हैं, हर किरदार की। जी जी जी। ये सबसे एंडियरिंग तो हाथीराम चौधरी रहे जो जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैं एक्चुअली, ये चेहरे मेरे नहीं है, ये उन राइटर्स के हैं जिन्होंने ये किरदार लिखे और उनके दिमाग में कुछ था उसको लेके, वो कैसे दिखते होंगे वो किरदार। तो आई थिंक ज्यादा बड़ा योगदान उनका है जिन्होंने इनको लिखा। ये सारे कैरेक्टर्स को मैं अगर आपसे उनके पीछे की कहानी आपसे जानना चाहूं, जब आप जुड़ते हैं उसके साथ, आपके जैसा एक्टर जिसको पर्दे पे देखकर हम महसूस करते हैं वो चीज, वो बिना महसूस किए तो उसको निभाता नहीं, तो उसका थोड़ा थोड़ा अंश व्यक्तित्व में जाते जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कुछ ना कुछ जब आप कोई भी कहानी पढ़ते हो, स्क्रिप्ट पढ़ते हो, तो उसका एक हिस्सा जो है वो आपको प्रभावित करता है। वही रीजन है कि आप उसको करने का मन करता है आपको। हम उसको कितना महसूस करते हैं ये मुझे लगता है बहुत सब्जेक्टिव है, एक्टर टू एक्टर, कि करते वक्त हम उसको कितना महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये मानिए कि जिम्मेदारी ये है कि आप उस भाव को जो कहानी में है या किरदार में है, उस हमारी जिम्मेदारी उसको आप तक पहुंचाना। जरूरी नहीं है कि मैं भी महसूस करूं, क्योंकि मैं पढ़ते वक्त महसूस कर चुका हूं। मैंने उसको जब 20 बार पढ़ा, 30 बार पढ़ा, तो मेरा जो फर्स्ट हैंड इंप्रेशन है उस भाव से, उसकी इंटेंसिटी अब वो नहीं है जो मैं करते वक्त कर रहा हूं। क्योंकि 3 महीने हो गए मुझे पढ़ते हुए। फॉर एग्जाम्पल हाथीराम चौधरी, उसको जब 3 महीने से पढ़ाए जा रहे हो आप, तो उसके जितने भाव हैं वो हमारे अंदर जो होना था वो हो चुका है। ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो जिस भाव से अब हाथीराम लिखा गया है वो ऑडियंस तक पहुंचे, तो वो एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस हो जाता है। नहीं, और इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स आप अगर प्ले करेंगे तो उसको ज्यादा महसूस कर लेना भी तो मुश्किल है। नहीं, किसी को भी ज्यादा महसूस करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है एज एन एक्टर, क्योंकि वो फिर आई थिंक वो आप थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप उसमें खुद घुस गए आप, तो आप अपनी साइकी को एक किरदार की साइकी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं जाएगा। उसका एक अपना एक अनुपात है, अपना एक समीकरण है जो पेपर पे है। उसमें आप अपना भाव मत डालिए, आपका अपना किरदार का भाव ही पकड़ के रखिए, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा महसूस करने के बजाय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप करते वक्त उसकी मनोदशा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि कोई हाथीराम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, ये आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है महसूस करने की बजाय। महसूस आपको पहुंचाना है, एहसास आपको पहुंचाना है, एम्पैथाइज जी और जी उसको एम्पैथाइज करना ज्यादा बेटर है। ये
अभी नेहा हम मेरी कुलीग स्टेज पर थी, उन्होंने कहा कि आपसे ये मैं जरूर पूछूं कि आपके कई कैरेक्टर्स को देखकर लोग डर जाते हैं, आप किससे डरते हैं? कैरेक्टर से डर जाना तो आई थिंक वो मेरी वजह से तो नहीं है, वो लिखा ही ऐसा गया है। थैंक यू सो मच। आई थिंक फिर तो वो काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि अगर वो डराने लायक लिखा गया था तो डर पहुंच गया है तो मेरा काम हो गया है। आपको किससे डर लगता है? एक ही इंसान से लगता था जी, वो चले गए, माय डैड। अच्छा, उनके अलावा मुझे किसी से डर नहीं है। तो मतलब जयदीप अहलावत का बचपन कैसे बीता है? वो क्योंकि एक जाट लड़का है तो बदमाशी करता होगा, छोटा था तो। हाँ, वो जितनी हमारे गांव में अलाउड होती उतनी। कितनी अलाउड थी? काफी सारी। हरियाणा के गांव में काफी सारी बदमाशी अलाउड होती थी, पर मैं थोड़ा सा बचा, क्योंकि मॉम डैड दोनों टीचर रहे हैं, तो घर का माहौल स्कूल जैसा ही रहता था। आप स्कूल में हो या नहीं हो, तो मेरे लिए जो बाकी जो बच्चे होते थे गांव के, वो स्कूल से घर जाते थे, मैं स्कूल से ऑलमोस्ट स्कूल में ही वापस आता था। तो उस वजह से बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ बेसिक नहीं, तो मतलब आप डिसिप्लिन थे इस वजह से? जी, थोड़ा बहुत था। और क्या वजह थी कि आप आर्मी आप ज्वाइन करना चाहते थे? क्या वो हरियाणा के रूट्स हैं? आई थिंक क्या होता है ना, जब आप बड़े हो रहे होते हो तो जो प्रोफेशंस आपके दिमाग में आते हैं वो आसपास की इंस्पिरेशन से आते हैं। तो अभिनय का ऐसा कुछ कोई था नहीं। साहित्य से रुचि हमेशा बनी रही, क्योंकि पापा पढ़ते थे, उनकी वजह से वो शुरू हुआ। लेकिन अभिनय एज अ प्रोफेशन कभी नहीं सोचा गया था। तो जब हम 11वीं 12वीं क्लास में थे, और मेरा जो मेरी मेमोरी है, मेरा एक बैचमेट था, क्लासमेट था, संदीप मोहन, ही गॉट सिलेक्टेड इन एनडीए। तो वहां से समझा कि एनडीए सीडीएस क्या होती है। और फिर क्या होता था कि हर साल में 2 बार एसएसबी होती है, तो मतलब साल में 2 बार तो 5-6 नाम आप सुन ही लेते हो अपने कॉलेज से या किसी और कॉलेज से, कि यार वो लड़का एनडीए में चला गया, सीडीएस में चला गया, ओटीए में चला गया। तो आई थिंक वो इंस्पायर कर रहे थे आसपास के लोग, तो वो उस वजह से स्टार्ट हुआ, और वो काफी अच्छा लगता है मुझे प्रोफेशन। नहीं, हरियाणा में तो गांव के गांव हैं जहां से कितने बड़े बड़े हमारे सैनिक योद्धा सब निकले हैं। बहुत बड़ा योगदान है हरियाणा का, पॉपुलेशन और उसका परसेंटेज जो आर्मी में जाता है उसको देखते हुए। बिल्कुल सही कह रहे तो मतलब एक मन में हैं। रहा मैं बस इस बात से अब खुश हो जाता हूं कि जब भी कोई नया काम आता है, जैसे हाथीराम आता है या कोई भी नया काम आता है, तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के ग्रुप बने होते हैं, जनरली होते हैं जैसे। तो वहां वो किरदार जो है, मेरा जिक्र हो रहा होता, यही काफी है। मैं तेरी बस में नहीं हूं, मेरा जिक्र काफी। वाह, क्या बात है। तो ये जब आपने पहली बार घर पे बताया, तो क्या शौक लगा उनको कि आप एक्टर होना चाहते हैं? नहीं, शौक तो नहीं लगा। मेरे पापा, मुझे लगता है, हमेशा से थोड़ा सा इस मामले में बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड थे, कि ठीक है, तुम चूज करो अपना प्रोफेशन, तुम्हें क्या करना है। बट ऑफ कोर्स डर रहता है कि यार लड़के सेटल हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए। मैंने जब उनको बोला एक्टिंग करनी है मुझे, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला। आप कितने साल के थे? मैं 25 का हो रहा था, आई थिंक। अच्छा। ग्रेजुएशन हो गई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी। तो जब मैंने उनको कहा कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट जाना है पढ़ने के लिए, एक्टिंग पढ़ने के लिए, वो थोड़ी देर के लिए उनको समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तो एक्टिंग पढ़ोगे तो मतलब कैसे पढ़ोगे? तो आई थिंक उन्होंने 10-15 सेकंड का एक अच्छा पॉज लिया, और वो 10-15 सेकंड उस वक्त बहुत लंबे लगे थे। तो बस उन्होंने ये पूछा कि इसमें क्या होता है। फिर मैंने उनको बताया कि एफटीआई का या ये लोग पास आउट हुए हैं, इस तरह से ट्रेनिंग मिलती है। एंड देन ही टुक अगेन अ पॉज, 15 सेकंड, 20 सेकंड, एंड देन सेड, तो तुम्हें यही करना है? मैंने कहा हाँ। तो ठीक है, जाओ, दैट्स इट। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने, अरे ये तो बड़ा इजी हो गया। दैट्स हाउ इट वेंट।